हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। चलिए आज हम 10वीं क्लास की साइंस में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने प्रकाश अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में किया था, जिसमें पेंसिल तिरछी क्यों दिखाई देती है, सिक्का उठा हुआ पानी में क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट, अग्रिम सूर्योदय और विलंबन सूर्यास्त के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक और उदाहरण इसका बताएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह और चंद्रमा नहीं टिमटिमाते। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि टिमटिमाने का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं, रात को देखा होगा आपने, तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे बोलते भी है ना। तो टिमटिमाने का मतलब क्या होता है? टिमटिमाने का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कोई स्टार है और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, तो हम यहां पर हैं, तो स्टार और हमारे बीच में क्या है? एटमॉस्फियर। स्टार और हमारे बीच में क्या है? एटमॉस्फियर, यानी कि वायुमंडल। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे वायुमंडल में जो वायु का घनत्व होता है वो एक समान नहीं रहता। वो क्या होता है कि पृथ्वी के तल के पास घनत्व ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसका घनत्व कम होता जाता है। ठीक है, टिमटिमाने का अर्थ मैंने पूछा था आपसे, तो टिमटिमाने का मतलब होता है कि तारे कभी तो हमें बहुत चमकते हुए नजर आते हैं, ब्राइट, और कभी कम चमकते हुए नजर आते हैं, मतलब डिम। कभी वो हमें डिमर, डिम मतलब उनसे आता हुआ प्रकाश हमें कम नजर आता है, ऐसा लगता है कि बहुत कम चमक रहे हैं, और कभी बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखते हैं। तो यही टिमटिमाना होता है कि कभी वो बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखते हैं, कभी कम। इसका मतलब ये नहीं है कि तारे कभी प्रकाश ज्यादा छोड़ रहे हैं, कभी कम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है और लगातार वो प्रकाश देते रहते हैं। तो फिर वो प्रकाश हमारे पास कभी ज्यादा पहुंचता है, कभी कम पहुंचता है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और इसका कारण है क्या? वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब होता क्या है बेटा कि जो वायुमंडल है वो एक स्थायी माध्यम नहीं है। स्थायी माध्यम मतलब वायुमंडल में क्या है? वायु, जो कि गैसों का मिश्रण है, और वायुमंडल के अंदर क्या होता रहता है? वायुमंडल में हलचल होती रहती है। ठीक है ना, वायु कोई स्थायी माध्यम नहीं है, उसमें हलचल होती रहती है। और क्योंकि जब प्रकाश, तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तारे तो वायुमंडल जहां तक होते हैं उससे भी ऊपर होते हैं ना, काफी दूर होते हैं तारे। तो जब तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो पहली बात तो वायुमंडल में प्रवेश करते के साथ उसका क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन होगा, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो वायु का घनत्व बढ़ता जाता है, माध्यम ऊपर से नीचे विरल से सघन होता जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता जाता है। उस प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसे मान लो ये पृथ्वी के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, ये खड़ा है, ऊपर देख रहा है ये, ठीक है, ऊपर ये इसकी आंखें ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये ऊपर देख रहा है, तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, और उस अपवर्तन के कारण कभी प्रकाश इधर चला जाता है तो कभी प्रकाश आंखों में आता है, क्योंकि वायुमंडल स्थायी नहीं है। तो जो अपवर्तन कोण है उसमें बदलाव हो जाता है, होता रहता है बदलाव, जिसके कारण कभी तो बहुत ज्यादा प्रकाश आंखों में आता है और कभी अपवर्तन कोण बदल जाता है और ज्यादातर प्रकाश साइडों से चला जाता है, तो हमारे तक कम प्रकाश आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन ही तारों के टिमटिमाने की वजह है। तो अपवर्तन के कारण कभी ज्यादा प्रकाश आंखों में आ रहा है और कभी अपवर्तन कोण इतना बदल जाता है कि वो साइडों से निकल जाते हैं, हमारे तक बहुत कम प्रकाश आता है। तो यही अपवर्तन जो है वो तारों के टिमटिमाने की वजह है। दूसरी बात, जो ग्रह और चंद्रमा है ये नहीं टिमटिमाते। इसकी वजह क्या है? ज्यादातर बच्चे इसकी वजह पता है क्या बताते हैं? बोला ग्रहों का और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। ये बात सच है कि ग्रहों का और तारों का चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता,
वो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ना टिमटिमाना ये वजह नहीं है। कई कहते हैं बोला कि ग्रह और चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, तो ये भी वजह नहीं है, ये कुछ हद तक वजह है, लेकिन वजह क्या है देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये चंद्रमा है, ये तो तारे थे, और ये है चंद्रमा, या पृथ्वी लगा सकते हो, जैसे ये पृथ्वी है, या ग्रह, सॉरी नॉट पृथ्वी, ग्रह, पृथ्वी पे तो हम है ही, ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो चंद्रमा का आकार तारों की अपेक्षा में बड़ा नजर आता है, क्योंकि हालांकि चंद्रमा जरूरी नहीं है कि तारों से बड़ा है, लेकिन ये पास है, तारों की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के पास है, इसलिए उसका आकार हमें बड़ा नजर आता है। जब चंद्रमा से प्रकाश, अब चंद्रमा को हम कैसे कर सकते हैं, तारे तो कितने होते हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो एक चंद्रमा को हम ऐसे नहीं मान सकते कि बहुत सारे छोटे छोटे तारों के साइज से मिलके बना है, ऐसे मान सकते हैं ना, जैसे चंद्रमा बहुत सारे छोटे छोटे तारों से मिलके बना है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जो तारों का साइज है जो पृथ्वी से दिख रहा है उस हिसाब से इसमें कई तारे छोटे छोटे बन जाएंगे, और इससे अलग अलग हिस्सों से जो प्रकाश पृथ्वी के तल पर आता है उसका भी अपवर्तन होता चंद्रमा से, ग्रहों से आने वाले प्रकाश का भी अपवर्तन है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक हिस्से का प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है, तो दूसरे हिस्से का प्रकाश इधर उधर से निकल गया, दूसरे ही पल में कुछ बदलाव हुआ, तो जिस हिस्से का आंखों में आ रहा था वो इधर उधर चला गया, और जो नहीं आ रहा था वो आने लग गया। तो हमें तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसमें कोई बदलाव नजर ही नहीं आएगा। भाई कभी एक हिस्से से प्रकाश आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा, फिर दूसरे से आने लग गया तो पहले से नहीं आ रहा, तो इस तरह से हमें जो प्रकाश की तीव्रता है, जो ब्राइटनेस है, वो एक समान लगेगी, और हमें लगेगा कि चंद्रमा टिमटिमा नहीं रहा। इसी तरह से ग्रह, तो ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ये तारों की अपेक्षा पास होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, और इनके एक हिस्से से प्रकाश आता है तो दूसरे से नहीं आता, दूसरे से आता है तो पहले से नहीं आता, इसलिए एक समान तीव्रता हमें महसूस होती है, और चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, वो कारण मैंने आपको बताया है, जो आप नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपवर्तन से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अपना नया कॉन्सेप्ट, लेंस के बारे में। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेंस। दर्पण के बारे में हम पिछले अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, दर्पण के बारे में आपको समझाया था मैंने, ठीक है। अब लेंस, लेंस क्या होता है, क्या आप लोगों ने कभी लेंस देखे हैं? लेंस आपको स्कूल में लैब के अंदर आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखाऊंगा। आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करने का वादा किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, लेकिन जल्दी हम करेंगे। लेंस भी दिखाएंगे, ग्लास स्लैब, प्रिज्म वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, वैसे आप लोगों ने लेंस कभी देखो, मैग्नीफायर देखा होगा, मैग्नीफायर लेंस डॉक्टर वगैरह के पास, ज्वेलर के पास, वॉचमेकर के पास, जो घड़ी वड़ी सुधारते हैं उनके पास होता है, जो इस तरह से कोई भी छोटी चीजें देखते हैं उनके पास वो लेंस ही तो होता है, ठीक है। और चश्मों में तो लेंस होता ही है। तो लेंस की हम परिभाषा कैसे देंगे, देखिए जो हम लैब में लेंस पढ़ते हैं उनमें क्या होता है, लेंस क्या होता है, दो गोलीय तलों, ये एक गोलीय तल है उत्तल, और ये भी एक गोलीय तल है, ये दो गोलीय तल है, और इन दो गोलीय मतलब गोले का एक हिस्सा, तो दो गोलीय तलों के बीच जो पारदर्शी माध्यम बंधा होता है उसको हम लेंस कहते हैं। ये लेंस है, इसमें आप देखिए ये एक उत्तल तल है और ये भी एक उत्तल तल है, तो ये बन गया एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ऐसे ही ये एक गोलीय तल, कनकेव यानी कि अवतल, और ये भी एक गोलीय तल है, ये भी अवतल, दोनों अवतल तल हैं। तो इन दोनों के बीच जो पारदर्शी माध्यम बंधा हुआ है इसने क्या बनाया, अवतल लेंस, इसने अवतल लेंस बनाया। अभी आपकी क्लास में यही दो प्रकार के लेंस पढ़े जाएंगे। हालांकि आप हायर क्लासेस में जैसे 12th वगैरह में पढ़ेंगे
तो वहां पर एक समतल तल हो सकता है और एक गोलीय तल हो सकता है। तो ये भी एक लेंस है। इसे प्लेन मतलब समतल, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। और एक ये है प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन और दूसरा कॉनकेव, यानी कि अवतल है, तो ये भी हो सकता है। और भी होते हैं, जैसे एक अवतल दूसरा उत्तल, ये भी होता है। तो ये सब आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहां आपने दो तरह के लेंस पढ़ने हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो लेंस की परिभाषा लिखिए सबसे पहले। लेंस क्या होता है? दो गोलीय लेंस, इसकी परिभाषा देखिए, दो गोलीय, या तो दोनों गोलीय तल हो, या एक गोलीय तथा एक समतल, एक गोलीय तथा एक समतल, एक गोलीय तथा एक समतल। इनके बीच के जो पारदर्शी माध्यम है, दो गोलीय, जैसे यहाँ पे ये भी गोलीय, ये दोनों गोलीय, इनके बीच का पारदर्शी माध्यम, या एक गोलीय और एक समतल कम से कम। तो ये तो हमारे अभी सिलेबस में है नहीं, तो हम यही कहेंगे कि दो गोलीय तलों के बीच के पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो लेंस में जो दोनों तल होंगे वो गोलीय होंगे और उनके बीच में पारदर्शी माध्यम होगा, वो पूरा पारदर्शी होगा, इसमें से प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो क्या पहचान है? किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है ना। और अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। तो ये दो तरह के लेंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेंस में कौन कौन सी चीजें क्या क्या कहलाती है, मैं वो समझाता हूं आपको। लेंस उत्तर हम भी करेंगे अभी। और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमारा जैसे उत्तल लेंस है। ओके। उत्तल लेंस में देखिए, इसके बीच में एक केंद्र होता है। लेंस के बीच में, ये अवतल लेंस है, एक केंद्र होता है, उसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये भी प्रकाशिक केंद्र है। क्या खास बात है इसकी कि कोई भी प्रकाश की किरण जब इसमें से गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे ये आई प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधी गुजर जाएगी, चाहे ये हो कोई भी हो, इसमें से कोई प्रकाश की किरण जाएगी वो सीधी जाएगी। इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय तल है, गोला। तो गोले का अपना वक्रता केंद्र होता है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, मान लो C1, और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा C2, क्योंकि दोनों गोलीय तल है ना, गोले की तरह है। जैसे ये है, ये कटोरी है, जैसे बाई चांस मेरे को मिल गई तो गोला ही तो ये, तो एक ये है और ऐसे इधर से एक है, तो दो है ना। तो ये इसका इधर है केंद्र और इसका केंद्र इधर है, तो दोनों के केंद्र हैं। तो इन दोनों के केंद्र से, ये केंद्र इसका और इसका केंद्र ये, इन दोनों के केंद्र से होकर जो ये सीधी रेखा गुजरी है ना, ये जो लाइन गुजरी है सीधी रेखा, इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। और ये प्रकाशिक केंद्र है। ऐसे यहां पर ये मुख्य अक्ष है, इसका केंद्र इधर है और इसका केंद्र इधर है, और दोनों के केंद्र से होकर जो ये सीधी रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं हम मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या किसको बोलते हैं वो मैं समझा देता हूं आपको जल्दी से। ये जैसे पहले आप उत्तल लेंस की बात करेंगे, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र। इधर हम कहीं देखो, वस्तु आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। लेंस की ये खास बात है। दर्पण में तो क्या होता था, एक ही तरफ रख सकते हैं जिधर परावर्तन तल होता है, लेकिन यहां तो वस्तु इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं।
यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। दर्पण क्या करता है? परावर्तन, और लेंस क्या करता है? अपवर्तन। तो क्या होगा? लेंस उसको मोड़ देगा और वो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई है, जितनी भी आएंगी, वो इसमें से निकलने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी आपतित किरण आती है, वो लेंस से गुजरने के बाद जहां पर मिलेगी मुख्य अक्ष को, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, ये फोकस मान लो वस्तु इधर होती तो फिर फोकस इधर भी तो होता, तो दोनों तरफ फोकस होता है इसमें। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसे ही होते हैं। ये हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। ये मुख्य फोकस होता है। और फोकस की जो दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र से F, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, ये भी है इधर इतनी, ये भी फोकस दूरी है। ठीक है, और वस्तु जहां भी रखेंगे, जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सब कहां से मापी जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो इस दूरी को हम किससे मापते हैं? U से। और जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लो इधर प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे मापते हैं? V से। वस्तु की दूरी U से, प्रतिबिंब की दूरी V से, और सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, फोकस से गुजरेगी, और यदि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो सीधी चली जाएगी। ठीक, और यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है और वो लेंस पे गिरती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी किरण कहां से जाएगी, कहां से गुजरेगी, ये सब आपको आना चाहिए। ऐसे ही इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे मान लो ये अवतल लेंस है, इसमें ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई, तो ये क्या करता है? डाइवर्ज, ये फैला देता है, ये फैला देगा, तो ये ऐसे मोड़ देता है। और ये किरण गई सीधी, तो ये तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये मुख्य अक्ष पर जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो फोकस ही होगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे गई, पीछे बढ़ाओगे तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई किरण यदि प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो सीधी चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको लेंस के बारे में कुछ बताया। अगली वीडियो में हम लेंस सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से वीडियो देखें, नोट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।